अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम द टीम ऑफ स्टेबिस्मोलॉजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजमल साहब। तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज है डोसेस। डोसेस से रिलेटेड हम सर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ चीज़ें जाने पहचानेंगे। तो सर, बेल्स फिनोमेना क्या है और ये हम डोसेस वाले पेशेंट में क्यों चेक करते हैं? चलो ठीक है। बेल्स फिनोमेना डिस्कस करने से पहले हम पहले ये करते हैं कि टोसिस है क्या। ठीक है। अपवर्ड ड्रोपिंग, डाउनवर्ड ड्रोपिंग ऑफ द अपर आईलिड। जब आपकी अपर आईलिड जो है वो नीचे ड्रूप होगी, वो आपके कॉर्निया को क्या करेगी, कवर करेगी। आपका विजुअल एक्सिस ऑब्स्क्योर्ड होगा। दैट मीन्स कि आपका विजुअल एक्सिस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, टोसिस। अब खान का क्वेश्चन ये है कि टोसिस में बेल्स फिनोमेना क्यों सिग्निफिकेंट है, या बेल्स फिनोमेना चेक करना क्यों जरूरी है। तो इससे पहले हम ये बात करते हैं कि बेल्स फिनोमेना है क्या। अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आई बॉल इज नॉन एज बेल्स फिनोमेना। टोसिस के केस में जब पेशेंट को टोसिस होती है तो हमने पेशेंट की टोसिस की सर्जरी करनी होती है। तो यूजुअली इस केस में क्या होता है कि लेवेटल पैल्पेब्राइस पेरियस, जिसे हम एलपीएस कहते हैं, उसकी हमने क्या करनी होती है, रिसेक्शन करनी होती है। तो हमने ये देखना होता है कि जो पेशेंट की आई है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती है या नहीं करती है। अगर तो पेशेंट का बेल्स फिनोमेना नेगेटिव है, दैट मींस कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आई बॉल नहीं है, तो पेशेंट की जब आई हो सकता है लेवेटल रिसेक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द सर्जरी। तो क्या होता है कि पेशेंट की फिर जो आई है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, ड्राइनेस होगी, फिर केराटाइटिस होगी, एक्सपोजर केराटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, फिर बैंड टू एटोपैथी और अल्टीमेटली पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है। तो इसलिए जब पेशेंट का अगर बेल्स फिनोमेना नेगेटिव हो तो यूजुअली जो टोसिस की सर्जरी होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें अवॉइड किया, अगर आपने करनी भी हो तो आप मिनिमम करते हैं, लेवेटल रिसेक्शन आप मिनिमम करते हैं, ताकि आपका कॉर्निया का कुछ जो पार्ट है वो कवर्ड है और थोड़ा सा जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं वो आपकी इम्प्रूव हो जाए। अगर बेल्स फिनोमेना पॉजिटिव है, मतलब कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईबॉल है, तो वेल एंड गुड। मैं आपको खान का ही ऑडियंस को बेल्स फिनोमेना करके दिखाता हूँ, खान पे फोकस कीजिएगा। बेल्स फिनोमेना चेक करने के दो तरीके होते हैं। या तो ये होता है कि जैसे इसकी आई पे फोकस करें, जरा थोड़ा जूम कर लें। या तो ये है कि जैसे पेशेंट की आई ओपन है, आप ऐसे ओपन रहने दें। ठीक है, ऐसे इसकी अपर लीड और लोअर लीड को यहाँ से ऐसे बंद करें, ऐसे ओपन करें। ठीक है, आप पेशेंट को आपने कहना है कि अपनी आंख बंद करें। अपनी आंख बंद करो, सामने देखो, सामने, नीचे देखें, नीचे ऊपर देखें, ये देखें, अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईबॉल। दूसरा प्रोसीजर क्या है, अपनी आंख बंद करें। पेशेंट ने फोर्सफुली अपनी आंख बंद की हुई है, आप फोर्सफुली उसकी आंख खोलेंगे। आंख बंद करो जोर से, ये देखिए ऑलरेडी आंख ऊपर को है। तो ये दो मेथड हैं जिसकी मदद से आप जो बेल्स फिनोमेना है वो चेक कर सकते हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा सर ये कि टोसिस वाले पेशेंट में हम फैटिगेबिलिटी क्यों चेक करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंट है? फटीगेबिलिटी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो फटीगेबिलिटी जो चेक करने का जो पूरा टेस्ट है उसे हम क्या कहते हैं, सिम्पसन फटीगेबिलिटी टेस्ट। फटीगेबिलिटी चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ये देखना है कि ये जो फटीगेबिलिटी है, ये जो टोसिस है, आया कि ये टोसिस एक न्यूरोलॉजिकल या स्नायल या एक्वायर्ड केस है, या ये जो टोसिस है वो माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से है। ठीक है, आपने इसको रूल आउट करना है। तो रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पे फोकस करें। खान को हम पेशेंट बना देते हैं, हम पेशेंट को ऊपर देखें, एलिवेटेड पोजीशन में दिखाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट जो है वो 45 सेकंड तक अपनी फिक्सेशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर तो वो फिक्सेशन को होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो इसका तो मतलब ये है कि उसकी जो फटीगेबिलिटी है वो नॉर्मल है। दैट मीन्स के माइस्थीनिया ग्रेविस का कोई एलिमेंट नहीं है। अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन द फिक्सेशन ऑन एलिवेटेड पोजीशन फॉर मोर देन 30 सेकंड, ठीक है, तो दैट मीन्स के फटीगेबिलिटी है और इसमें एसिटाइलकोलिन जो है वो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो माइस्थीनिया ग्रेविस है। तो हम
टोसिस की इंटरवीन करने से पहले माइस्थीनिया ग्रेविस को रूल आउट करेंगे ताकि हम उसको रूल आउट कर सकें। तो माइस्थीनिया ग्रेविस पे ऑलरेडी हमारी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, उसको समझने के लिए आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर्जरी के लिए स्क्विंट के पेशेंट की जब सर्जरी की जाती है तो क्रिम्स्की की बेस पे क्यों नहीं की जाती, हमें पीसीटी ही क्यों उसको बेस करना पड़ता है? ठीक है, ये अवीज़े का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्रिम्स्की या हर्शबर्ग की बेस पे ही सर्जरी क्यों नहीं कर देते, हमें पीसीटी करने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो आज ही सुंदर हम लोगों ने देखा है कि एक पेशेंट हमने देखा है आज की सिटिंग में, उसका पीसीटी, उसका जो क्रिम्स्की जो था वो था 45 प्रिज्म डॉक्टर। पेशेंट को इजोट्रोपिया था, हाँ पेशेंट को इजोट्रोपिया था ऑल्टरनेट। क्रिम्स्की पे उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो था 45 प्रिज्म डॉक्टर, 45। तो जब हमने उसका पीसीटी किया, पीसीटी पे वो आया 64 प्रिज्म डॉक्टर, 64। तो कितना डिफरेंस आया? 20 प्रिज्म डॉक्टर का, 19-20, ठीक है, 20 प्रिज्म डॉक्टर का डिफरेंस आया। तो ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लें कि जो क्रिम्स्की है वो हमें जस्ट ट्रोपिया बताता है। ट्रोपिया मींस कि मैनिफेस्ट जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो हमें बताएगा, ठीक है। और जो पीसीटी होता है, जो प्रिज्म कवर टेस्ट है, जिसमें ट्रोपिया प्लस फोरिया, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि टोटल अमाउंट ऑफ जो डेविएशन है वो हमें पीसीटी से मिलती है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा सारे पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कि आप कोशिश करें कि आपका जो भी सर्जिकल प्लान है वो हर्शबर्ग या क्रिम्स्की पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्म कवर टेस्ट होना चाहिए, ताकि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो मौजूद हो। और ऑडियंस में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? मैं, अगर एक पेशेंट स्क्विंट का हमारे पास आया है तो वो वी कैन डिफरेंशिएट के लिए जो स्क्विंट है वो अल्टरनेट है या फिर यूनिलेटरल? ठीक है, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने बेसिकली क्या करना होता है, पेशेंट का कवर टेस्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप पेशेंट को टारगेट देंगे। जैसे आप सबको पता है कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है? फिक्सेशन। आप पेशेंट को फिक्सेशन टारगेट देंगे, पेशेंट फिक्सेट करेगा, आप उसकी एक आंख को अपलोड करेंगे तो फिक्सेटिंग आई है, तो जो डेविएटेड आई है वो क्या होगी? स्ट्रेट होगी, ठीक है। अब आपने अकोडर हटा के इस आई की मूवमेंट को देखना है कि जो आई स्ट्रेट हुई थी क्या अपनी वो फिक्सेशन को मेंटेन करती है या बाउंस बैक होती है। अगर वो अपनी फिक्सेशन को मेंटेन कर लेती है, अंडर द कवर ये आई टेढ़ी हो जाती है, तो ये तो हो गया ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अगर आपने अक्लूड किया, आंख स्ट्रेट हुई, आपने अक्लूडर हटाया, आंख वापस बाउंस बैक हो गई, चली गई, तो ये क्या होगा? यूनिलेटरल। दैट मीन्स कि आंख को फिक्सेशन पसंद नहीं आई, आपने फोर्सफुली उसको स्ट्रेट किया, जैसे आपने अक्लूडर हटाया, आंख बाउंस बैक हो गई। अगर बाउंस बैक हो जाए तो ये क्या होगा? यूनिलेटरल। अगर बाउंस बैक ना हो तो ये क्या होगा? ऑल्टरनेटिव। सर इनके क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मोस्टली अगर हम देखें जाए यूनिलेटरल स्क्विंट में अक्सर जो स्क्विंटिंग आई होती है ना वो एम्ब्लायोपिक होती है, बट अल्टरनेट आई में एम्ब्लायोपिया कॉमन नहीं होती अल्टरनेट स्क्विंट में। जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है कि पेशेंट इज एबल टू स्विच द फिक्सेशन, कभी वो एक आंख से देखता है, कभी वो दूसरी आंख से देखता है। तो ऑल्टरनेटिवली उसकी जो दोनों आंखें होती हैं वो क्या हो रही होती हैं? यूज हो रही होती हैं, तो दोनों में जो है फोवियल स्टिमुलेशन होती रहती है, इसलिए उनमें एम्ब्लायोपिया डेवलप नहीं होता। जो यूनिलेटरल स्क्विंट होता है जिसे हम स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, इज़ोट्रोपिया होगा या एग्रोट्रोपिया होगा, ऑल द टाइम आंख टेढ़ी रहेगी, ठीक है, उसकी पीछे वेक्टर स्टिमुलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से विजुअल या स्टिमुलस डेप्रिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एम्ब्लायोपिया हो जाता है और सुप्रेशन हो जाता है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर एक पेशेंट है उसको स्ट्रैबिस्मिक यूनिलेटरल एम्ब्लायोपिया है, तो हमें सबसे पहले उसकी स्ट्रैबिस्मिक सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं, पहले एम्ब्लायोपिया ट्रीट करके फिर सर्जरी करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप उसकी सर्जरी करके आंख को स्ट्रेट कर दें, क्योंकि पैचिंग का पर्पस भी तो यही होता है कि जब आप पेशेंट की आई को पैच करते हैं तो वो आंख स्ट्रेट होती है,
वो मैक्सिमम फिक्सेशन रहती है, उसकी विजुअल स्टिमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। पहला स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि आप आंख को स्ट्रेट कर दें सर्जरी करके, ठीक है, और उसकी फिर बाद में एम्ब्लायोपिया थेरेपी कर दें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप पहले एम्ब्लायोपिया थेरेपी करें, एम्ब्लायोपिया थेरेपी के से अगर विजन 6/6 अचीव हो जाती है फिर सर्जरी पे जाए। अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है मैक्सिमम यही चलता है, मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? उनका ये ख्याल है कि फर्स्ट करेंगे पेशेंट को यूनिलेटरल स्क्विंट में आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आपने यूजुअली देखा है कि यूनिलेटरल स्ट्रैबिस्मस में जो जिस आई का स्क्विंट होता है उसकी विजन कितनी होती है? कम होती है, 660 या 660 होगी, 636 होगी। अगर आप उसकी सर्जरी कर भी देंगे, विजन कम होने की वजह से वो अपनी स्ट्रेट पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगी, आंख दोबारा टेढ़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्जरी के रिजल्ट ज्यादा कंसोलिडेट हो, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, तो पेशेंट की जो विजन है वो क्या होनी चाहिए? 6/6 होनी चाहिए, 6/9 हो या 6/12 हो, ठीक है। वैसे भी जब पेशेंट की विजन 6/36 से कम हो तो आपका जो प्रिज्म कवर टेस्ट है उसकी वैलिडिटी तो वैसे भी खत्म हो जाती है। तो मेरा जाती ये मानना है, एक एग्जांपल देता होता हूँ पेशेंट को समझाने के लिए कि जैसे अगर दरख्त है, फर्ज करें दरख्त ग्रीन है, तो आप उसकी शाखें जहां मर्जी मोड़ोगे वो मुड़ जाएंगी। अगर वही दरख्त खुश्क है, आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो लकड़ियां क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। सेम इसी तरह आई है, आई ग्रीन कब होगी? अब उसकी विजन 6/6 होगी, अब उसकी सर्जरी करेंगे, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी। अगर उसमें विजन नहीं है, आप उसको जहां मर्जी लेके जाओगे, उसकी सर्जरी करोगे, आई बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सर्जरी करने से पहले उस आंख में कितना विजन होना चाहिए ताकि वो फिक्सेट करे, अपनी अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके। थैंक यू सर। अगर किसी और का क्वेश्चन है? जी सर, मेरा है। जी जी सर, मेरे पास स्क्रीन में जो फिक्सेटिंग आई होती है, हम उसको कवर कर देते ताकि डायरेक्टिंग आई फिक्सेट करें, उसकी मूवमेंट होती है। अगर उसकी मूवमेंट ना हो तो फिर क्या उसके रीजन हो सकते हैं कि वो क्यों मूवमेंट है? ठीक है आयशा, जैनब, हाँ जैनब का क्वेश्चन ये है कि हम यूजुअली जो फिक्सेटिंग आई है उसको अप्रूव करते हैं कि ताकि जो डेविएटेड आई है ना वो क्या हो, स्ट्रेट हो, वो अपनी फिक्सेशन करना स्टार्ट कर दे। अब इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कहती है कि अगर हमने पेशेंट की आई इंक्लूड की है लेकिन जो डेविएटेड आई है उसने फिक्सेशन नहीं दी, वो स्ट्रेट नहीं आ रही, उसमें मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। सबसे पहली रीजन हो सकता है कि पेशेंट आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही ना कर लो, क्योंकि ऐसी कंडीशन तब होगी जब पेशेंट को टारगेट नजर नहीं आएगा या पेशेंट देखना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो या तो ये है कि आपने पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन दी, पेशेंट ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, पेशेंट कहीं और देख रहा है। इस केस में भी हो सकता है कि पेशेंट की आई स्ट्रेट नहीं होती। सेकंड, हो सकता है कि पेशेंट का विजुअल लॉस इतना ज्यादा हो, पेशेंट की विजन पीएल पॉजिटिव हो, 1/60 हो, या हो सकता है पेशेंट एनपीएल हो, पेशेंट को ल्यूकोकोरिया, उसका वाइट प्यूपल, टोटल उसका स्टिमुलस ब्लॉक हो। तो इस केस में भी जो आई है वो स्ट्रेट नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट देखेगा, जैसे कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है? फिक्सेशन। पेशेंट फिक्सेट करेगा तो आंख स्ट्रेट होगी ना, ठीक है। ये हो गया सेकंड फैक्टर। जो थर्ड फैक्टर है वो हो सकता है कि पेशेंट को स्ट्रैबिस्मस फिक्सर सिंड्रोम हो, जिसमें आंख जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे फिक्स होती है, यूजुअली एक्सोट्रोपिया में होती है या इजोट्रोपिया में होती है, ठीक है। या हो सकता है कि पेशेंट की मसल इंट्रैपमेंट हुई हो, पेशेंट का मसल ट्रैप हुआ हो, सपोज कर उसका जो लेटरल रेक्टस है उसका ब्लड फ्रैक्चर हुआ, उसका मसल क्या हो गया? ट्रैप हो गया। आप उसको जितनी मर्जी मूवमेंट दिखाएंगे वो आई मूव नहीं करेगी। एक चीज हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, जो मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है ना, इसका इफेक्ट हमेशा ऑपोजिट केस में आता है। किस में आता है? ऑपोजिट केस में आता है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, कंक्लूड करो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू पश्तो में बता दो पश्तो में मैं इनको ये बताऊँगा कि आप ज़मंग चैनल सब्सक्राइब कई ज़मंग वीडियो लाइक कई और खपल मलगरो साथ शेयर कई मनना